भर लीजिए खाली दामन, पा लीजिए फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। जामा बिनौरिया आलमिया को बतौर मोहतमिम इस वक्त लीड करने वाली शख्सियत और साथ ही आप साहिबजादे हैं माशाल्लाह मुफ्ती नईम साहब के जनाब मोहतमिम जामा बिनौरिया मौलाना नौमान नईम साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नौमान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का फजल है। आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक और आप पे तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं कि सारा इसका नज़्म व नस्क़ भी देखना है तालीमी इदारे का, और माशाल्लाह अभी आपने अपनी तरावी का सिलसिला भी मुकम्मल किया, उस पर भी हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं, और घर वालों के लिए सबके बाद वक्त बचता भी है या बस इसी में सारा टाइम निकल जाता है? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा और ख़ास तौर पर बिनौरिया मीडिया को कि माशाल्लाह फैज़ रमज़ान के उन्वान से बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं जहाँ जहाँ पर जाता हूँ मुलाकातें होती हैं बाहर जी। तो उनकी तरफ से बाकायदा मुझे खुशी का इजहार भी करते हैं वो लोग, और ये कहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो है ना मज़ीद बिनौरिया की तरफ से, बिनौरिया मीडिया की तरफ से होते रहने चाहिए इंशाअल्लाह। तो आपका माशाल्लाह यहाँ पर प्रोग्राम करना और इसी तरह जो हमारी पूरी टीम है, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम उन्होंने सजाया इस रमज़ान में। अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो आपका सवाल था, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना है जी। ये कुरान का महीना है, बेशक। और इस कुरान के महीने में जितना कुरान पढ़ा जाए, जितनी तिलावत की जाए वो कम है। और चूँकि हमारी एक तरतीब रही है कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में सबसे यानी वालिद साहब के ज़माने से ये एक तरतीब थी कि वालिद साहब शुरू में इब्तिदा में 6 दिनों में कुरान ख़त्म करते थे, फिर उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता 10 दिनों में, फिर 13-14 दिन तक वो आ गए थे, फिर आखिरी सालों में कुछ तबीयत उनकी ख़राब थी। तो उसी तरतीब का तसलसल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना कुरान ख़त्म किया भी कल रात को, और 10 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़त्म हुआ। तो उसमें यही होता है कि पूरे दिन कुरान पढ़ने, सुनने और सुनाने के अंदर जो है ना पूरा दिन मसरूफ़ रहता हूँ। ख़ास तौर पर पहले जो 10 दिन होते हैं उसमें मेरा एक सामे होता है, वो बाकायदा मैं उसको पूरा रोज़ाना सुनाता हूँ, पारे सुनाता हूँ, फिर उसके बाद वही फिर रात को पे मैं खड़े होकर सुनाता हूँ। और उसके दरमियान में जो है बीच में मीटिंग्स वगैरह भी चलती रहती है, मशवरे चलते रहते हैं, जो मदरसे के उमूर होते हैं वो दरमियान में आते रहते हैं। तो इस तरह जो है ना वो इन पहले जो 10 दिन है, पहले जो अशरा होता है, तो उनमें इस तरह का एक तसलसल मुस्तकिल चल रहा होता है। तो वो खासी आपकी टफ रूटीन है, क्योंकि पहले दिन में भी सुनाना है और उसके बाद रात को भी सुनाना है। जी, और फिर उसके अलावा एक बात ये भी है कि कहीं ख़त्म कुरान है, जैसे किसी ने 6 रोज़ा कुरान ख़त्म किया तो उन ख़त्म कुरान में भी जाना है, वहाँ पर बयानात होते हैं, वहाँ पर कहीं पर दुआ करवानी होती है, कहीं पर जो है ना प्रोग्राम में शरीक होना होता है, तो वो भी हम साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, और उससे भी मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता मसरूफियात के बाद, वहाँ पे भी टाइम देना ज़रूरी है, और ये लोगों की मोहब्बतें हैं और आप लोगों की खिदमत हैं कि लोग इतना आप लोगों से रुजू करते हैं माशाल्लाह। मुफ्ती साहब बयान कीजिएगा कि एक ऐसा तालीमी इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी आप पर आई कि जिसमें 5000 से ज़ायद तलबा व तालिबात हैं, गैर मुल्की तलबा व तालिबात हैं, वो आ रहे हैं और पूरी दुनिया में जिसको जाना जा रहा है, और उसका सारा नज़्म व नस्क़ आपके हाथ में आता है। तो इब्तदा में वो क्या मुश्किलात थी, क्या हडल थी जो आपने फ़ेस की कि जी इतने बड़े इदारे को, क्योंकि जितने बड़ा इदारा होगा उसको लेके चलना उतना बड़ा मुश्किल का काम होता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। असल में 2 किस्म की हर्डल्स होती हैं। सबसे पहले तो एक इंटरनली होती है, अंदरून खाना, और दूसरी जो मसाइल होते हैं वो बैरूनी एतबार से। तो मैं इस हवाले से बहुत लकी हूँ और क़िस्मत वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनली मुझे किसी किस्म की कोई हर्डल का सामना नहीं करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब जो टीम तैयार कर गए थे, और जो हमारे साथ हमारे रुफ़क़ा हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ जो
जुड़कर काम करने वाले हजरात हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं, मिलकर काम करने वाले हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलने वाले हैं। तो मैं सिर्फ ज़बानी कलामी बात नहीं कर रहा, बल्कि हकीकत में मैं दिल से ही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने हर मामले में, हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े रहे। और मैं जो है, मैं आपको बता नहीं सकता कि बसा औक़ात मुझे ऐसा भी हुआ कि शायद ये मुश्किल घड़ी है, इस घड़ी में शायद हमारे असातिज़ा, हमारा अमला शायद मेरे साथ ना खड़ा हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ खड़े रहे। तो इंटरनली कोई हर्डल्स हमें नहीं आई, अल्लाह का फजल है, जो इंतहाई ख़तरनाक होती हैं। तो और एक्सटर्नली बाहर के एतबार से जो मसाइल थे वो आप लोगों के सामने भी हैं, सोशल मीडिया पर भी आता रहता है, हर जगह पर। वो हमें बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके अंदर 2-3 चीज़ें थी कि सबसे पहले तो आपने देखा वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ और इंतकाल के मुत्तसिल बाद ही उसके 2 या 3 महीने के बाद किसी ने हमारा एक सक्सेशन सर्टिफिकेट और या उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने फ्लोट किया और इसी तरह वो पूरे सोशल मीडिया में रोटेट कर रहा है। तो इस हवाले से जो है ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे ऊपर आया। दूसरे नंबर पर जो हमारा सबसे बड़ा मसला था, जो मुस्तक़िल वालिद साहब के ज़माने में भी ये रहा है कि हमारे यहाँ चूँकि दारुल इफ्ता है और पूरे पाकिस्तान के मशहूर दारुल इफ्ताओं में से एक दारुल इफ्ता है ये, कि यहाँ से जो फतवे निकलते हैं तो उन फतवों को बाकायदा हमारी कोर्ट तस्लीम भी करती है। बहुत सारे कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो हमारे फतवों को देखकर वो बाकायदा वो कोर्ट्स डिसीजन भी लेती हैं। तो जामे बिन नूरी आलमिया का दारुल इफ्ता एक बहुत मशहूर दारुल इफ्ता है। तो उसमें ये हुआ कि हमारे फतावों के अंदर मुलम्मा साजी की गई और उसमें उसको मैनिपुलेट किया गया। जिस तरह हमारे डॉक्यूमेंट्स जो थे, हमारे जो बैंक्स वगैरह के उसको जिस तरह उन्होंने मैनिपुलेट किया, इसी तरह तो मदरसे की साख को ख़राब करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से जो है ना और फिर होता भी ऐसा है कि ऐसे वक्त पर मदरसे की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। रमज़ान के करीब कोई यानी महीना हो जिसमें इदारे के लिए ज़ाहिर बात है कि लोग ताउन करते हैं और इदारे की तरफ रुजू करते हैं, तो ऐसे रूमर्स जो है ना चलाना शुरू कर देते हैं जिससे मदरसे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इस हवाले से ये एक जो बैरूनी एतबार से जो मसाइल हमें सामना करना पड़ा, एक तो ये था। और दूसरे नंबर पर यह था कि हमारे हवाले से मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा थी कि हम दोनों भाई आपस में लड़ गए और हमारा जो है ना आपस में जो है ना लड़ाई हो गई। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, माशाल्लाह आपने देखा कि हमारे कल मेरे भाई प्रोग्राम में भी आए थे, कल परसों हंजला नहीं, हंजला बिल्कुल, वो माशाल्लाह साउथ अफ्रीका में पढ़ रहे हैं। और इसी तरह मौलाना फरहान नईम साहब जो मुझसे छोटे हैं, तो वो तुर्की के सफ़र पर गए थे, वहाँ पर अलुमनाई को जमा किया, फुज़ला को जमा किया। अब फिर वो इंग्लैंड गए हुए हैं, तो वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रीयूनियन वो कर रहे हैं। वहाँ के जो इंग्लैंड के जो हमारे फुज़ला हैं उनको वहाँ पर इंशाल्लाह वो जमा करेंगे, तो अभी वो वहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह खामखाई में एक रूमर्स फैलाई गई, अफवाहें फैलाई गई, जिसकी वजह से हमारे इदारे को भी नुकसान पहुँचा और हमारी ज़ात को भी नुकसान पहुँचा। बिल्कुल ऐसा ही है। और होता यही है मुफ्ती साहब कि शरीफ लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाती है, लेकिन खुदा का कानून है कि वो पलट के उन्हीं पर जाती है। अच्छा, ये भी हम नाज़रीन को बता दें कि इंशाल्लाह फरहान नईम साहब भी आने वाले कुछ दिनों में हमारे साथ ऑनलाइन इंशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। आपने जिक्र किया जो थोड़ा सा ये रूमर्स वाली बात का ना, थोड़ा सा मैं और उसको भी, क्योंकि ये बात है कि जी तो जायदाद के ऊपर तो बड़े दो भाइयों के अंदर बड़े झगड़े चल रहे हैं, जबकि जब आपका जो एक कन्वोकेशन था बैनुल अक़वामी तलबा का, तो उसमें आप भाइयों की जो कुर्बत देखी, उसने तो वैसे ही सारी चीज़ों को वादे कर दिया था। रही बात वो जी 5 अरब रुपए की, तो उसको भी बता दें कि वो 5 अरब रुपए का मामला मेरे पास ये इत्तलात तो हैं कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है, वादे हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग समझते हैं कि आप लोगों ने कहीं बैग भर के 5 अरब रुपए रखे हुए, तो उसको बता दीजिए जी। भाई देखिए, मैं तो सबसे पहले हैरान होता हूँ लोगों पर कि वो बग़ैर तहक़ीक़ के अपना जहन कैसे बना लेते हैं। और हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जामे बिन नूरी आलमिया मशहूर इदारा है, किसी को कोई तहक़ीक़ करनी हो तो वो यहाँ पर फ़ोन भी कर सकता है, वो मुझे भी कॉल कर सकते हैं और इसी तरह यहाँ पर आकर जो है ना मुझसे तहक़ीक़ भी कर सकते हैं।
तो इस हवाले से जो है ना मैं बहुत डिसहार्ट भी हूँ इस हवाले से, क्योंकि हमारी आवाम, हमारे लोग जो है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर जो डिसइंफॉर्मेशन है उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। हकीकत में वो बात क्या होती है और वो उसको क्या से क्या बना देते हैं। तो वो जो मसला था जो आपने भी सवाल किया, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नाज़रीन को कि वो सफ़ा और वो जो डॉक्यूमेंट्स थे, सबसे पहले तो आप उसको सही मानों में उसके फ़िगर्स को पढ़ें। उसमें जो डेसिमल लगा हुआ है, उसके अंदर जो नुक्ता लगा हुआ है, उसके बाद के जो नंबरात हैं उसको भी बाकायदा उसमें शामिल किया जा रहा है। ठीक है। तो वो असल में कोई 5 अरब या 50 अरब की कोई अमाउंट नहीं थी, वो 5 करोड़ की अमाउंट थी। और वो होता ही है कि किसी का इंतकाल जब होता है तो लामहला तौर पर आपको कोर्ट जाना पड़ता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनती है, पूरी फैमिली वहाँ पर पेश होती है, फिर उसके बाद जाकर कोर्ट जो है ना वो फ़ैसला करती है। तो अब मैं आपको अजीब बात बताऊं कि उसमें हमें ये कहा गया कि भाई आपके पास, चले बाज़ लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि 5 करोड़ की अमाउंट भी आपके पास कैसे आई। ठीक है। चले 5 अरब हैं तो 5 करोड़ कैसे आए आपके पास? कैसे? ये भी एक सवालिया निशान लोग ये कहते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग, मेरे वालिद साहब हैं और हमारी पूरी फैमिली जो है, जी, तो हम लोग ख़ुद जो है ना, हमारी गुजराती फैमिली है और हम लोग बाकायदा कारोबारी लोग हैं। ठीक है। और हमारा अपना कारोबार भी है और मेरे चचा का बहुत बड़ा कारोबार है, वो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं कंप्यूटर के और हार्डवेयर के और इसी तरह सॉफ्टवेयर के। तो इस हवाले से हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबार है। तो हमारे जो इनकम जो होती है, हमारी जो साइट में भी हमारी जगह है, जिसको भी है वो आकर देख भी सकता है। और बाकायदा टैक्स जो है ना वो पे करते हैं हम लोग, हुकूमत को टैक्स देते हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी है। तो ये 5 करोड़ की जो अमाउंट जो अकाउंट में रखी हुई थी, तो उस अकाउंट में वो हमारे विरासत की अमाउंट थी, उसको बाकायदा फिर हमने तकसीम किया अपने बहन भाइयों के अंदर। और इसके अलावा भी बसा औक़ात जो मदरसे के भी जो अकाउंट थे, उस मदरसे के अकाउंट के अंदर जो पैसा होता है तो वो मदरसे के पैसे जो है बतौर इन्वेस्टमेंट के भी लगाया जाता है, ताकि जो कुछ मदरसे का हमारा महीने का ख़र्चा 2 करोड़ 60 लाख रुपए है इस वक्त, और ये मुस्तकिल हर महीने इंक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, मुस्तकिल। बिल्कुल। तो अब अगर देखा जाए इस जाविये से भी देखा जाए, बिल्कुल, तो अगर वो 3 करोड़ अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लगाए हुए हैं तो मदरसे का ख़र्चा 2 करोड़ 60 लाख रुपए, तो वो तो आपका 1 महीने या 2 महीने का भी ख़र्चा पूरा नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो आपने जिस तरह बताया और आपने कहा टैक्स पेयर है, तो मामला ये भी है कि लोग जो एक दुनिया टैक्स नहीं दे रही, उनके ऊपर कोई नज़र नहीं रखेगा। ये तो देख लेंगे जी, मदारिस के पढ़े हुए लोग हैं, मदारिस चलाने वाले लोग हैं, तो वो रियासत का जो हक़ है वो दे रहे हैं, उसके ऊपर कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। उसके साथ ये भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि ये पर्सनल सवाल है लेकिन दिल में आ गया तो हमने कहा रख देते हैं। जी जी। सवाल ये है कि आप एक तरफ ज़ाहिर सी बात है डोनेशंस होते हैं मदारिस को चलाने के लिए, ज़रूरी होते हैं, लोग ताउन भी करते हैं। आपने ख़ुद बताया कि माशाल्लाह आप लोग एक अच्छे सेटल्ड लोग हैं और अल्लाह ताला ने नवाजा भी है, तो अपने जो रिसोर्सेज हैं इनकम की, उससे भी आप लोग मदारिस के अपने मदरसे के ऊपर अखराजात करते हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टीज़ हैं या ज़ाती हमारे कारोबार हैं, हम अपनी ज़कात जो है ना मदरसे में देते हैं और बाकायदा हम अपने इदारे को ख़ुद देते हैं, हम इदारे से लेते नहीं हैं। बिल्कुल। और ये मैं आपको आज बता रहा हूँ ये बात, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि हम अपने इदारे से कोई तनख्वाह नहीं लेते और ना हम इदारे से कोई किसी मामले में कोई पैसा लेते। मैं आपको चाहे मैं बहुत सारी बातें हैं जो मैं ज़ाहिर नहीं कर सकता उन चीज़ों को, क्योंकि वो मेरे और अल्लाह के दरमियान में और फिर मेरे वालिद साहब और अल्लाह के दरमियान भी थी। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मुझे पता चला कि वालिद साहब कितना जो है वो अल्लाह के राह में ख़र्च करने वाले थे और कितना लोगों को देने वाले थे। तो हमने वही तसलसल जो है ना अब जारी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब भी हमारे पास कोई आता है या लोग लेने वाले आते तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हमने दरवाज़े खोले हुए हैं और कोई भी आदमी जो हमारे इदारे से जो है वो नाउमीद वापस नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नमान भाई, जिस तरह आपने ज़िक्र किया, मेरे ख्याल है आपका एक जो यहाँ देने का वक्त है वो एक ड्यूटी आर के जो 8 आवर होते हैं वो तो बनते ही होंगे सुबह से लेकर शाम तक। उसके बावजूद ना आप और ना फरहान भाई दोनों तनख्वाह की मद में 1 रुपया भी नहीं लेते।
एक रुपया हम लोग नहीं लेते। मैंने आपको बताया कि बजाय हम लेने के हम देते हैं इदारे को, और ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस दीन की बरकत से अल्लाह हमें दे रहा है। बेशक। तो हम क्यों इस दीन की बरकत से, जब अल्लाह हमें दे रहा है तो हम क्यों इदारे से लें? हमें चाहिए कि हम इदारे को मज़ीद दें और इदारे पर मेहनत करें। और मैं ये बात वाज़ेह तौर पर देखिए, मुफ्ती साहब ने पूरी ज़िंदगी मदरसे पर लगाई और पूरा मुफ्ती साहब ने, आपने देखा कि 63 ईयर्स के अंदर मुफ्ती साहब इस दुनिया से चले गए। अच्छा, अब आप ये देखें कि मेरे वालिद साहब ने आप कितनी कम उम्री से मेहनत शुरू की और कितनी कम मुद्दत के अंदर इस इदारे को, एक छोटा सा मदरसा था, फिर वो जामिया बना और फिर जामिया से फिर वो आलमिया यानी इंटरनेशनल बना, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से तलबा यहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, इल्मी प्यास बुझाने के लिए आते हैं। तो इतनी कम उम्र में वालिद साहब ने इतनी मेहनत करके इसको यहाँ तक पहुँचाया। मैं तो ये कहता हूँ कि अब्बू ने दिन रात ऐसी मेहनत की कि वो ना दिन देखते थे ना रात देखते थे। रात को 2 बजे भी अगर कोई बंदा कॉल करे वालिद साहब को, तो वालिद साहब फ़ौरन जो है ना वो ऑन कॉल होते थे और फ़ौरन उसकी बात को सुनते थे, तो उस मसले को हल भी करते थे। तो मैं एक वाक़या आपको बताऊं कि जुनैद जमशेद का जब मसला हुआ था जुनैद भाई का, तो हुआ ये कि जुनैद भाई इंग्लैंड में थे। अब रात को जो है ना कॉल आई जुनैद भाई की कि भाई मेरे ऊपर 35 FIR कट गई हैं और ये हालत हो गई है, मैं इतना परेशान हूँ, मेरी ज़बान जो स्लिप हो गई थी उसकी वजह से लोगों ने, हमारी पाकिस्तानी आवाम ने मेरी ये हालत कर दी। कुछ मखसूस तबका था, मखसूस लोगों ने। तो रात को जब फ़ोन आया, और उनकी सबसे पहले उनकी अहलिया का फ़ोन आया, वो जो अहलिया जो शहीद हो गई जहाज़ में, उनका फ़ोन आया, कहने लगे कि जुनैद भाई आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कॉल पर बात की उनसे, तो जुनैद ने कहा कि वालिद साहब से दुआओं के लिए भी कहो कि भाई वो मेरी मदद करें, मैं वो क्या कर सकते हैं मेरे लिए। तो अब रात के 2:30 बज रहे हैं, जुनैद भाई बेचारे परेशान हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे पता था कि जुनैद भाई कितने दूर से यहाँ पर हमारे पास आए हैं और कितना सफ़र तय करके, किस ज़िंदगी को छोड़कर जुनैद भाई हमारे पास आए थे। अब यकीन कीजिए वो तो एक अलग तफसील जुनैद भाई की ज़बानी काफ़ी आप लोगों ने सुना भी होगा। तो जुनैद भाई से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, मरासिम थे, दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा भाई नुमान भाई कुछ करो कुछ। तो मैंने फिर वालिद साहब को फ़ौरन फ़ोन किया। मैंने कहा कि जुनैद भाई बहुत परेशान है, क्या करना चाहिए। वालिद साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं। हम जुनैद भाई को बोले हम आपके साथ खड़े हैं। कहा कि आप बिल्कुल अपने आप को अकेला नहीं समझिएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। और रात के 2:30 बजे अब्बू ने एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और बाकायदा उसमें जुनैद भाई के हवाले से बात की। तो मैं कहने का मकसद ये था कि चाहे वो 2:30 बजे या 3 बजे हो, हर वक्त अब्बू जो है ना लोगों के मसले मसाइल को हल किया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही तसलसल जो है ना अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम उम्री में अब्बू से अल्लाह ने इसीलिए काम किया कि वो खल्क़ खुदा की बहुत खिदमत किया करते थे, वो मखलूक की बहुत खिदमत करते थे, वो हमेशा लोगों के लिए ही जीते थे, वो हमेशा लोगों के काम आते थे। और वो इस हदीस का मिस्दाक थे, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, के लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी वही है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। तो अब यही, और ये जामे बिन नूरिया का समझे कि तुर्रा इम्तियाज़ भी रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के नाम से जामे बिन नूरिया का ये शोबा जो है वो हमेशा लोगों के मसले मसाइल को हल करता है। तो इस वजह से मैं तो ये समझता हूँ कि ये वजह बनी कि इदारा आज हमारे ये तरक्कियात की तरफ है। अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़तों से नवाजा। मुफ्ती साहब ज़िक्र चूँकि मुफ्ती नईम साहब का भी आ चुका है, तो फरमाइएगा कि वो कौन से, कुछ यकीनन चीज़ें मुसलसल डेवलपमेंट होती है, तामीर हो रही होती है, जी, वो कौन से शोबे थे या प्रोजेक्ट थे जो मुफ्ती साहब के दौर में शुरू तो हुए मगर वो उसे मुकम्मल होता ना देख सके और वो आपके दौर में मुकम्मल हुआ? देखिए वालिद साहब, ये तो मैं कहता हूँ कि मेरे वालिद साहब बहुत लकी और ख़ुशकिस्मत रहे। बिल्कुल। कि होता ये है कि जैसे इदारे जो है वो वालिद बनाते हैं तो उसका फल जो है ना बच्चे देख रहे होते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, या उनके जो है ना वो बच्चों के बच्चे जो है ना वो उसका फल देख रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा ने इदारा बनाया और उनके साथ मेरे वालिद साहब ने मेहनत की, और मेहनत करने के बाद फिर मेरे वालिद साहब ने इदारे को, इस एम्पायर को इतना बड़ा खड़ा किया माशाअल्लाह, और उस इदारे को बनाकर अपने सामने उसका दरख्त भी यानी बीज लगाया था, फिर वो कोम्पल बनी, फिर वो जो है ना वो दरख्त बना,
फिर दरख्त के अंदर फल भी लगे, वालिद साहब वो फल देखकर इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला ने उनके साथ ऐसा मामला किया कि उन्होंने फल देखा, उन्होंने देखा कि 100 से ज़ायद ममालिक के अंदर तलबा माशाल्लाह काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने इदारे खोले हैं। तो एक आध ममालिक में वालिद साहब का जाना भी हुआ। तो जब वो उस मुल्क में गए, उन्होंने जब देखा तो अपनी आंखों से देखकर वालिद साहब गए कि मैंने जो एक बीज बोया था तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक फल की सूरत में अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया और वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देखकर चले गए। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपने सवाल किया, कुछ चीज़ ऐसी थी वालिद साहब ने ये कहा था कि मेरी एक ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश ये थी कि वालिद साहब ने कहा कि इदारा जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। वो ऐसे रेवेन्यू जनरेशन के प्रोग्राम होने चाहिए और ऐसी तरतीब बनानी चाहिए कि इदारे जो है वो चंदे पर उसका इन्हिसार ना हो, बिल्कुल ठीक, वो डोनेशन पर उसका इन्हिसार ना हो। तो वालिद साहब ने इसी मकसद को सामने रखते हुए इदारे पर मेहनत की, एक रेस्टोरेंट बनाया और इसी तरह जो है ना कुछ जगहें ली और उसका जो रेवेन्यू है वो इदारे को आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ये बताऊं 20 से 25% हमारा रेवेन्यू इदारे का जो है ना वो हमारे कारोबार से निकलकर इदारे को आकर लगता है। तो ये एक मुनफरिद सोच थी मेरे वालिद साहब की, क्योंकि वालिद साहब हमेशा कहते थे कि भाई चंदों के हालात का पता नहीं चलता। अब देखा आपने जो रूमर्स चल रही हैं उसकी वजह से हमें कितना नुकसान पहुंचा, लोगों ने जो है ना वो बैकअप किया। और इसी तरह जो कोविड का मसला आया था, उस कोविड के अंदर कितने ताजिर थे बेचारे परेशान, ख़ुद उनकी तिजारत का मसला था, ख़ुद उनकी फैक्ट्रियाँ बंद थी, तो वो क्या अपनी ज़कात और सदक़ात देते, उसमें बहुत बड़ा मसला रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस कोविड में भी हमने अपने असातिज़ा और अपने जो अमले को तनख्वाहें मुस्तकिल देते रहे और उसकी वजह यही थी कि कुछ न कुछ जो इंजेक्ट होता रहता था हमारे जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो जगहें थी, तो उसकी वजह से जो है ना वो हमें कुछ ना कुछ सहारा हुआ। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इदारा है, इतने बड़े इदारे में अगर 20 से 25% से तो कुछ नहीं होता। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम इसको मज़ीद इंक्रीज़ करते रहें, उसको आगे तक लेकर जाएं। ये 25% है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम इंशाल्लाह इसको 30 पर लेकर आएँ, 40 पर लेकर आएँ और इंशाल्लाह 22 का टारगेट है और फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऑनवर्ड हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब ये भी फरमाइएगा कि आपने बताया कि जाहिर सी बात है कि चीज़ें जनरेट तो हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 75% का खला है वो बाकी रहता है और उसके लिए आप लोगों को डोनेशन की ज़रूरत है जी। तो उसके लिए डोनर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं यही डोनर्स को मैं ये कहूँगा, देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा डोनर से कि ये सब निज़ाम जो है पूरी दुनिया का ये अल्लाह चलाता है। बेशक बेशक अल्लाह की ज़ात चलाती है, अल्लाह ही करने वाले हैं और अल्लाह ही करते हैं और अपनी कुदरत से करते हैं। बेशक, और इसमें अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं है। और ये बात मैं अपने आप को भी समझा रहा हूँ और मैं आपके तवज्जो से इस प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को भी बता रहा हूँ कि देखें हमें यकीन जो है वो मखलूक पर नहीं अपने खालिक पर रखना चाहिए। बेशक। करने वाली ज़ात अल्लाह की है और अल्लाह ही करते हैं, अपनी कुदरत से करते हैं। और मैंने कई बारहा मरतबा देखा कि मैंने ये सोचा कि यार मैं फ़लाँ शख्स से बात करूँगा, वो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो मदरसे का ताउन करेंगे, लेकिन यकीन करे वहीं से ताउन नहीं हुआ। हाँ। लेकिन ऐसी जगह से अल्लाह ताउन करते हैं कि इंसान को समझ में नहीं आता कि ये बंदा मैंने कभी देखा नहीं, कभी मेरे इससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो मदरसे में अल्लाह उसको भेजते हैं और मदरसे को ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत होती है, अल्लाह उसको भेजकर मदरसे की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। तो मैं डोनर हज़रात से कहूँगा कि देखें आपका जो माल है, आपका जो सरमाया है, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग भी ऐसी जगह पर ख़र्च करें जहाँ पर उसका मसरफ़ हो, उसके मुस्तहिक़ हो। अगर आप क्योंकि आपकी ज़कात उसी वक्त अदा होगी जब आप उस ज़कात को मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँगे। अगर आप आपने ज़कात आपने ये समझा कि अपने सर पर से उतार दी, वैसे ही दे दी किसी को और वो मुस्तहिक़ तक नहीं पहुँचाई, तो इसमें भी जो है ना वो आपकी ज़कात अदा पूरी नहीं होगी। लिहाजा आपको चाहिए कि मुस्तहिक़ तक पहुँचाएँ और ये जो आपका इदारा बनाए
खुद आकर, मैं तो ये कहूँगा, अपनी आंखों से देखें, क्योंकि ऐनुल यकीन जो है, मुशाहदा जो होता है ना, इसका कोई दूसरा मुतबादिल नहीं है। तो आप खुद आकर देखें इदारे वाले क्या कर रहे हैं, आप खुद हमारे साथ बैठें, हमारा विज़न क्या है, हमारा मिशन क्या है, हम आगे मुस्तकबिल में चाहते क्या हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने मुफ्ती साहब के जाने के बाद भी, और फिर ज़ाहिर बात है कि वालिद साहब के ज़माने में ही मैंने मदरसा संभालना शुरू कर दिया था, तो उस ज़माने से ही हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या तब्दीलियाँ की हैं और किस तरीके से हम इदारे को किस रुख पर लेकर जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारा जो कॉन्वोकेशन होता है उसमें सारी डॉक्यूमेंट्री बनी, वो सारा हम आवाम को दिखाते हैं, ताजिर, और उसमें डिग्निटरीज़ आते हैं, उसमें डेलीगेट्स आते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से, और इसी तरह मुख्तलिफ़ एक्सलेंसीज़ होती हैं, सीजीज़ होते हैं जो हमारे यहाँ आते हैं। तो उनके सामने हमने सारी चीज़ें उनको सामने पेश की कि हमारी कारगुजारी क्या है, हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कि आप आकर ख़ुद देखें, पहली बात। दूसरे नंबर बात ये है कि देखें, आपका सरमाया अगर आपने हमें दिया तो अब हम अल्लाह को जवाब दे होंगे कि आपका वो सरमाया सही जगह अगर हम नहीं लगाएंगे तो हम अपनी आखिरत ख़राब कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम नहीं चाहेंगे कि हम अपनी जहन्नुम, अल्लाह ताला ने हमें सोने के कान में रखा हुआ है, यहाँ पर काला काला रसूल की सदाएँ हैं, यहाँ पर अहादीस का इल्म है, यहाँ पर कुरान का इल्म है। अगर यहाँ पर रहकर हम अपनी जन्नत के बजाय जहन्नुम बड़ी करें तो हमारा यहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। तो बात यह है कि एक एक पाए का हिसाब अल्लाह क्या भी देना है, अल्लाह क्या जवाब देना है। मैं यही कहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट होता है, बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट है, और हमने बाहर के जो फ़र्म है, बहुत बड़ा फ़र्म है, उससे जब हम उसका ऑडिट करवाते हैं तो कोई भी है वो आकर जो है ना यहाँ पर आकर देख सकता है। और ट्रांसपेरेंसी को जो है ना हम लोग बहुत फ़ौक़ियत देते हैं। सारी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल खुली किताब की तरह है, जो चाहे आप उसके ऊपर जो है वो ले सकते हैं, और उस पर आप कोई सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इदारा मौजूद है आपको बिल्कुल इत्मीनान दिलाने के लिए। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपके पास बैनुल अक़वामी तलबा बड़ी तादाद में आते हैं, और एक आम तासुर ये भी है कि जी बाहर वालों के पास तो पैसा बहुत है, तो वो आपको बहुत बड़ी तादाद में फंड्स भी मुहैया करते हैं, और बड़ी फ़ीसों की मद में भी आप उनसे पैसे ले रहे हैं, और बड़े स्पॉन्सर्स हैं वो आपके। इसके मुतालिक भी कुछ वजाहत करवा दें। माशाल्लाह, बहुत प्यारा सवाल किया। और वाक़तन जो है ना, ये लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है कि भाई फॉरेनर्स आ रहे हैं ना, जी, यानी बाहर से गैर मुल्की आ रहे हैं, बैरून मुल्क से तलबा आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपको ये बताऊँ कि हमारे पास अक्सर उन तलबा की तादाद है जो अफ़्रीका के ममालिक हैं, इसी तरह कंबोडिया है, इसी तरह अफ़्रीका के जो और भी बहुत सारे ममालिक है, बुर्किना फ़ासो, सीरिलियोन, और इसी तरह सूडान और सोमालिया, ये ममालिक हो गए। इसी तरह कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो इनमें से अक्सरियत ममालिक वो है कि जो अपना ख़र्चा, अपने अखराजात ख़ुद बेयर नहीं कर सकते, तो वो इदारा ही उनके अखराजात, यहाँ तक कि उनकी टिकटिंग है, उनके जो है ना वो वीज़ों के ख़र्चे हैं, और उनकी अकोमोडेशन है, यहाँ रिहायशी ख़र्चे हैं, उनके खाने पीने के ख़र्चे हैं, उनके हर गर्ज़ ये है कि हर तरीक़े से इदारा उनका ताउन कर रहा होता है। मतलब आप लेने के बजाय दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं? बिल्कुल, हम बाकायदा 99% हम उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उनमें से बाज़ ममालिक ऐसे हैं जैसे अमेरिका से तलबा आते हैं, यूके से तलबा आते हैं, जर्मनी से तलबा आते हैं, तो उनके लिए हमने बहुत ही हल्की सी एक फ़ीस रखी हुई है। 7,000 रुपये फ़ीस है उसकी, 6 से 7,000 रुपये। और वो भी आप देखेंगे इस महंगाई के ज़माने में 6-7 हज़ार रुपये में अगर आप मिसाल के तौर पर खाने पीने के ऊपर भी अगर ख़र्च करें, अगर आप एक वक्त का खाना अगर 100 रुपये का लगाएं जी, और फिर 3 वक्त का खाना 300 रुपये का लगाएं, महीने के आपके 3,000 ये हो गए, 9,000 सॉरी 9,000 हो गए जी, 9,000 हो गए। तो जब आपके 9,000 सिर्फ एक खाने के हो गए, फिर आपके तालीम के, अकोमोडेशन के, तो वो तो सारी चीज़ें फ्री हैं, तो ना तालीम के हमारे यहाँ कोई पैसा नहीं है। तो अब बात यह है कि जो उन ममालिक से भी जो तलबा आते हैं ना, तो हमने वो फ़ीस भी इतनी नहीं रखी हुई कि जो अफोर्ड ना कर सकें, ठीक है, तो वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और वो फ़ीस बहुत माइनर सी है, कम सी है, लेकिन अक्सरियत उसमें बग़ैर फ़ीस के हैं। ठीक है। और 7,000 रुपये तो आपने कहा तो कुछ भी नहीं है जी जी, खाने के अखराजात इससे ज़्यादा के हो जाते हैं, और फिर रिहाइश भी है, उनकी सारी चीज़ें भी होती हैं। आपने बताया कि बाहर से तलबा को आप टिकट भी प्रोवाइड करते हैं, और ये मैं
नाज़रीन बिल्कुल पहली मर्तबा मुझे पता चल रहा है कि टिकट तक प्रोवाइड किया जाना, वरना फ़ीस माफ़ की जाती है, इसके अलावा अखराजात लोगों को खुद उठाने होते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि एक फ़र्द पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन लोग होते हैं, उनके टेस्ट की बुनियाद पर आप लोग सिलेक्शन करते हैं, कैसे करते हैं? जी बाकायदा सबसे पहले तो ये होता है कि वो हमारी वेबसाइट में आते हैं और वेबसाइट में आकर वो हमारे कोर्सेज़ हैं, हमारी वेबसाइट का तारुफ़ है, वो आकर देखते हैं जी। और फिर अगर किसी का इरादा बनता है दाखिले का तो वो एडमिशन फ़ॉर्म जो है ना, हमारा ऑनलाइन फ़ॉर्म वही वेबसाइट में है, तो वो फ़ॉर्म फिल करके हमें भेजते हैं जी। तो फिर हम उनका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेने के बाद फिर उनका एडमिशन जो है ना वो अप्रूव होता है। फिर एडमिशन के बाद जो है ना वो फिर बाकायदा उनकी डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब जामे बिन नूरिया वाहिद इदारा है कि उनको तालीमी वीज़ा अब मिल रहे हैं, तो अब उनकी फिर जो है ना वो कार्रवाई डॉक्यूमेंटेशन की शुरू हो जाती है। फिर वो बाकायदा उनकी लंबी कार्रवाई है, तकरीबन 2-3 महीने उनके वीज़े के हुसूल में लग जाते हैं, उसमें NOCs लेनी होती हैं और फिर बहुत ज़्यादा तो उसके लिए हमारा पूरा एक पासपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उसमें कई अफराद पर मुश्तमिल पूरा अमला मुस्तकिल लगा हुआ होता है। और इस्लामाबाद में भी हमारे 1-2 अफराद हैं जो मुस्तकिल पासपोर्ट की कार्रवाई को देख रहे होते हैं, सॉरी वीज़ों की कार्रवाई को देख रहे होते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि वो फिर दाखिला जब उनका हो जाता है तो फिर उनकी वीज़ों की कार्रवाई शुरू हो जाती है। फिर 2-3 महीने के अंदर वीज़ा लगकर फिर वो बिनोरिया में आते हैं। फिर बिनोरिया वाले हम लोग, फिर हमारी एक पूरी टीम बनी हुई है, इस्तकबालिया टीम, रिसेप्शन के लिए हवाले से, तो वो टीम जो है ना फिर उनको इस्तकबालिया दी थी एयरपोर्ट से, उनको लेने जाते हैं। फिर लेकर उनका बाकायदा यहाँ पर उनको 3-4 दिन हम उनको मेहमान रखते हैं, यहाँ पर उनको खिलाते हैं पिलाते हैं और उनको मदरसे का पूरा विज़िट करवाते हैं और मदरसे के में मुख्तलिफ़ शोबाजात में जाकर उनको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जाकर जो उनका जो मुताल्लिक़ा इदारा शोबा होता है, जिस शोबे में उनका दाखिला होता है, तो उस शोबे में वो फिर दाखिला लेने के लिए उस शोबे में चले जाते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और आप तो मुस्तकिल मुझे हैरान कर रहे हैं जी कि एक तो बुला भी लेना और फिर वो कौन सा इदारा है जो उठ के ख़ुद एयरपोर्ट तक भी जा रहा है कि जी आइए हम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। माशाल्लाह बड़ी मुनफरिद रिवायत आप लोगों ने कायम कर रखी है। और जिस तरह आपसे हमने अकाउंट्स के मुतालिक और डोनेशंस के मुतालिक भी बात की, तो नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि जब फ़रहान नईम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इदारे के अकाउंट्स के सारे मामलात वो देखते हैं, तो इंशाल्लाह एक तफसीली गुफ्तगू हम फ़रहान भाई के साथ भी करेंगे। मुफ्ती साहब ये बयान कीजिएगा कि आप लोगों को, अच्छा ये नाज़रीन के भी इल्म में ले आए हम कि आपके को HEC ने इक्वलेंसी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अमूमन हम देखते हैं कि मदारिस के साथ HEC वगैरह की ज़रा दूरियां रहती हैं, क़ुर्बत नहीं होती। तो आप लोगों ने जो अपने आप को मनवाया उसमें क्या हर्डल आई? और दूसरी तरफ एक बात ये भी आ जाती है कि भाई ये तो शायद किसी ख़ास मकसद के तहत काम कर रहे हैं, इसीलिए इनको मिल गया, किसी और को नहीं मिलता। रोशनी डालिएगा। जी देखिए, ये आज से नहीं बल्कि ये तो अभी 2022 में जी इसकी अप्रूवल आई है, बल्कि हमें उसको उन्होंने इक्वलेंसी दी है जी। मैं आपको बताऊं तकरीबन आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है जी। चूँकि जब मैं फ़ॉरेन डिपार्टमेंट का हेड लगा था जी, तो मैं ये देखता था कि हमारे जो बैरून के तलबा हैं उनको अपने मुल्कों में जाकर बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मदरसे की जो सनद होती है वो मदरसे की सनद उन ममालिक में काबिल कबूल नहीं होती। बिल्कुल। अब चूँकि उनकी कोई वफाक की सनद भी नहीं थी बैरून के तलबा की, और किसी बोर्ड से भी उनका इल्हाक़ नहीं था, और उनका ना HEC से उनका इल्हाक़ था, तो उनकी ना किसी बोर्ड से उनकी एफिलिएशन नहीं थी जी। तो ये चीज़ मुझे परेशान करती थी कि ये तलबा अपने मुल्कों में जाते हैं, उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो आखिर इसका सलूशन क्या है, इसका हल क्या है? बिल्कुल। तो इस हवाले से मुझे याद है कि फिर मैं इस्लामाबाद गया। इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर मैं HEC के ऑफ़िस जाकर वहाँ ऑफ़िस में जितने भी लोग थे सबसे मैंने मीटिंग की। मैंने कहा कि ये बताइए कि आप लोग ये कहते हैं कि भाई मदारिस को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, आप ये कहते हैं कि मदारिस को जो है वो HEC से जो है ना वो एफिलिएट होना चाहिए और उसकी एक्रीडेशन होनी चाहिए, तो मुझे बताएं कि तरीक़ेकार क्या है। ठीक। तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन आप उसको फॉलो करें। मैंने कहा भाई गाइडलाइन तो ठीक है, अब ये मेरी फील्ड तो है नहीं, अब मुझे आप रास्ता बताएं किस तरीके से इन गाइडलाइन को लेकर चलना है और किस तरह इस मसले का हल करना है। चुनाचे मैंने उस पर फिर वर्किंग शुरू की। मैंने मेरे वालिद साहब से कहा
कि अब्बू मैं इस रुख पर मेहनत कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा इदारा जो है इस रुख पर मेहनत करके हम बाकायदा इन तलबा के लिए आसानी पैदा कर दें, क्योंकि तलबा बड़े परेशान होते हैं। अब वो चाहे गैर मुल्की तलबा तो है ही हैं, लेकिन मुल्की तलबा की भी काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो इस हवाले से मैंने मेहनत शुरू की थी कि किसी तरह इदारे को डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बना दिया जाए या यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। तो अब उस हवाले से मुझे परेशानी का सामना ये करना पड़ा। सब ये समझने लगे कि भाई मैं जामिया बिन नूरिया को यानी दरस निज़ामी का निज़ाम को ख़त्म करके मैं कोई सेकुलर एजुकेशन लेकर आ रहा हूँ। सही। अब उसमें जो है ना कुछ थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा मुझे इंटरनली भी। तो मैंने इन सबको समझाया, मैंने कहा देखिए भाई हमारा वही दरस निज़ामी है, वही हमारा करिकुलम है, वही हमारा निसाब तालीम है। मैं इस निसाब तालीम को HEC के साथ उस एफिलिएशन एक्रीडेशन चाहता हूँ, किसी तरह वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। बिल्कुल मेरा मकसद हमारी कोर वैल्यूज़ को ख़त्म करना नहीं है, कोर वैल्यूज़ को मैं चाहता हूँ कि वो बाकी रहे। तो चुनाचे मैंने उस पर मेहनत शुरू की, फिर वकील मैंने हायर किए। बहुत गर्ज ये है कि उनकी जो गाइडलाइंस थी उनको पूरा करने में मेरे पसीने छूट गए। हमारे पसीने वालिद साहब भी कहने लगे भाई ये नहीं हो सकता, यानी इतनी मुश्किल गाइडलाइंस हैं उनकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते 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 अल्लाह ताला ने उस मेहनत का सिला ये दिया कि 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़ीरो विज़िट हुआ था HEC की तरफ से, CIC की तरफ से, और तकरीबन 10 VCs आए थे। और इस अभी जो अभी आप क्या बोलते हैं CIC के जो चेयरमैन हैं, HEC के जो बड़े हैं, गालिबन तारिक रफ़ीक साहब या इस तरह का कुछ नाम है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। तो वो भी उस वक़्त जो है ना VC बनकर हमारे पास तशरीफ़ लाए थे। तो जब वो VC बनकर तशरीफ़ लाया तो उन्होंने इवैल्यूएट किया सारा। तो उन्होंने कहा कि ये रिकमेंडेशन है, ये 12 रिकमेंडेशन लिखी, आप इसको पूरा कर लें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा विज़िट करेंगे, फिर हम दोबारा से देखेंगे, इंशाल्लाह फिर आपका चार्टर्ड असम्बली में जाकर अप्रूव होने के लिए चला जाएगा इंशाल्लाह। तो वो 2018 में हमारा ज़ीरो विज़िट हुआ। वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी 12 जो रिकमेंडेशन थी वो भी हमने पूरी कर ली। इसके पैरेलल एक काम हमने फिर ये किया कि हमने देखा कि चलो ये तो एक अलग से डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट का मसला था, एक यूनिवर्सिटी का, लेकिन हमने सोचा था कि हमारी अपनी ज़ाती मदरसे की डिग्री कैसे इक्विवेलेंट हो जाए, यानी इसका मुआदला मिल जाए हमें। जैसे विफाक की सनद है, विफाक वाले जो है ना मुआदला देते, HEC वाले मुआदला देते हैं विफाक की सनद पर। तो मैंने इस पर मेहनत शुरू की कि भाई किसी तरह हमारे इदारे की सनद भी जो है ना वो उसको मुआदला मिल जाए HEC से। ठीक है। तो उस पर फिर मैंने उसको डॉक्यूमेंटेशन शुरू की। वो एक अलग मसला था कि उसमें जो है ना इतनी बड़ी आप देखें कि इतनी मोटी मोटी फाइलें उसको मैंने तैयार करवाया, वो आज भी हमारे पास रखी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जब हमने मेहनत शुरू की तो ये इक्वलेंसी का जो मसला था वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले मुकम्मल हो गया, वो हमें मिल गया, इसलिए हमने पहले से उसकी मेहनत शुरू कर दी थी। इक्वलेंसी का मसला पूरा हो गया। अब हमारा मसला रह गया है यूनिवर्सिटी का, और बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि अभी हम यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे, अभी हम जाएंगे डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की तरफ। ठीक है। जैसे कि IB है वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हम सिर्फ एक फैकल्टी और 3 डिपार्टमेंट्स के साथ लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। और जब वो एक फैकल्टी 3 डिपार्टमेंट्स इंशाल्लाह जब आ जाएंगे और वो इंशाल्लाह उसका चार्टर वेरी सून इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा, तो फिर हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट बन जाएंगे। हम खुद डिग्री अवार्ड कर सकते हैं इंशाल्लाह, मुआदला नहीं होगा, वो डिग्री अवार्ड कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो कौन से फैकल्टी से और कौन से डिपार्टमेंट्स के साथ इब्तिदा करने का इरादा है? देखिए हमारा तो सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के उन्वान से हमने जो है ना काम शुरू किया है। तो उसके अंदर जो है ना दरस निज़ामी भी हमारा आ जाता है, उसमें जो है ना वो हमारा फ़िक़्हुल हलाल जो है वो भी आ जाता है, यानी जिसको आप कहेंगे कि फूड साइंस जो है ना उसके अंदर आ जाएगी। और इसी तरह जो है ना हमारा
इकनॉमिक्स जो है ना वो इसके अंदर, मामलात जो है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो हमने उस अपने रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए हुए हैं इंशाल्लाह। और इसमें एक आम नौजवान जिसने कहीं से इंटर किया हो, कहीं से ग्रेजुएशन किया हो, वो चाहे कि जी मैं भी बनौरिया से ये जो असरी तालीम का इदारा है यहाँ से अपना कोर्स मुकम्मल करूँ, तो उसके लिए भी दरवाजे खुले होंगे आपके? जी बिल्कुल। यहाँ पर असरी देखें 2008 या 9 में या 10 में, अभी जहन में नहीं आ रहा जी, हमने अपना कॉलेज भी रजिस्टर्ड करवा लिया था। हमारा मैट्रिक भी रजिस्टर्ड है, कॉलेज भी हमारा रजिस्टर्ड है। हम बाकायदा जो है ना मैट्रिक भी बिनोरिया सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़रिए से, सेकेंडरी स्कूल के ज़रिए से मैट्रिक करवा रहे हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल के ज़रिए से जो है ना हम उनको इंटर करवा रहे हैं। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कई तलबा बाकायदा A+ A में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो पास होकर वो आते हैं। अब इस मरतबा के रिज़ल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारा। तो इस तरह जो है ना हमारा अपना स्कूल भी पूरा चल रहा है निज़ाम, और वो स्कूल हम किंडरगार्टन से यानी इब्तिदा से लेते हैं। यानी वो बच्चा जब हिफ्ज़ के लिए जब आता है 7-8 साल की उम्र में, बल्कि किंडरगार्टन से नहीं बल्कि उससे ऊपर यानी 7-8 साल की उम्र से हम लेते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि किसी तरह वो बच्चे का नाजरा भी साथ चले, ठीक है, और उसका हिफ्ज़ भी साथ चले और उसकी स्कूलिंग भी साथ चलती रहे। ठीक है। और जब वो बच्चा हिफ्ज़ के अंदर उसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो जाता है तो फिर 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर मुकम्मल प्रॉपर स्कूलिंग करवाकर हम उसको मैट्रिक करवा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो आपके कॉलेज में, फिर वो कॉलेज इंटर में आ जाता है। फिर इंटर के साथ जो है ना वो दरस निज़ामी भी कर रहा होता है और दरस निज़ामी के साथ वो इंटर भी उसका चल रहा होता है साथ में। ठीक है। आप लोगों के वैसे इंटर में जो फेलियर्स की तादाद है वो मैं यूँ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम ओवरऑल माहौल देखें तो मैट्रिक में बच्चा जिसने B लिया उसके लिए तो लाजिम है कि जी उसने इंटर में सप्ली उसकी आनी है। आप लोगों के यहाँ ये शरह कितनी है? हमारे यहाँ शरह बहुत कम है, मेरे ख्याल से 1 या 2% होगी सिर्फ। हाँ 2%। ये जो लास्ट टाइम जो रिपोर्ट आई थी उसके उस हवाले से मैं बता रहा हूँ। हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी इम्प्रूवमेंट हो रही है और ज़्यादा। तो इस हवाले से बाकायदा अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इंटर के बाद जब दरस निज़ामी भी हो रहा होता है तो इंटर के बाद फिर वो बच्चा यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है। जब यूनिवर्सिटी लेवल पर आता है तो फिर अब हमारी एफिलिएशन, क्योंकि अब तक हम डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट खुद नहीं बने, तो हमने उसका हल ये निकाला कि हमने उर्दू यूनिवर्सिटी से हमने अपनी एफिलिएशन करवा ली। ठीक है। तो अब वो बाकायदा उर्दू यूनिवर्सिटी से उसकी इनरोलमेंट हो जाती है, उसका दाखिला हो जाता है। तो उसका पैरेलल में उसके साथ साथ जो है ना उसका फिर जो है ना वो BA भी चल रहा होता है और फिर इसी तरह जो है ना उसका MA भी उर्दू यूनिवर्सिटी से हो जाता है। मास्टर्स और BA आपके ग्रेजुएशन का सफ़र जो है वो साथ साथ चलता रहता है। माशाल्लाह। और ये भी बड़े ताज्जुब की बात है कि एक ऐसे वक्त में कि जब नौजवान इल्म से दूर होते जा रहे हैं, आपके यहाँ से माशाल्लाह इतना अच्छा फिगर है कि 1 और 2% है, और उस पर भी आपका आज़म है कि इसमें भी हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आपको सुरखरू फरमा रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी कामयाबी होगी। मुफ्ती साहब ये बताइए कि आप लोगों की शाखें मौजूद हैं मदारिस की सूरत में, मुल्क में और बैरून मुल्क आप लोगों की शाखें हैं? जी, हमारी अंदरून मुल्क पाकिस्तान में भी हैं। ठीक है। कराची में सिर्फ 7 शाखें हैं, फिर दीगर सूबों में बटखेला में है और इसी तरह दीगर सूबों में भी है। बैरून ममालिक के अंदर जो हमारी शाखें हैं वो तकरीबन 13 हैं, और तुर्की में है और अमेरिका में है और इसी तरह मलेशिया में है, थाईलैंड में है, कंबोडिया में है और इसी तरह जो है ना वो अफ्रीका के ममालिक में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कई ममालिक में इस तरह शाखें हैं और उनका इम्तिहानी नज़म जो है ना वो हमारे यहाँ बिनूरिया से ही बनता है। ठीक है। और यहीं से उसके एग्ज़ामिनेशन की तरतीब बनाई जाती है और यहीं से हम उनके पेपर लेते हैं। तो सारा हमारा पूरा एक निज़ाम जो है वो समझे कि फॉर्मेशन का, शाखों का पूरा एक निज़ाम हमारा बना हुआ है, जिससे जो है ना वो उसकी पूरी एक टीम हमारी काम कर रही है। सही। और इसको हम आपका वफाकी निज़ाम कह लें कि एक वफाक सबको लीड कर रहा है और हेड कर रहा है। जी जी। और उनके सुपरविजन में सारी चीज़ें। निसाब के मुतालिक भी आप लोगों की जानिब से ही सारी चीज़ें मुरतब की गई हैं और वही निसाब पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आपकी शाखें मौजूद हैं वही पढ़ाया जा रहा है? जी, तकरीबन हमारे यहाँ जो फ़ॉरेन डिपार्टमेंट का जो निसाब है ना जी, वो तकरीबन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। बैरून ममालिक में, क्योंकि हमारे यहाँ 6 साल का निसाब है गैर मुल्की तलबा का, तो वही निसाब अक्सर ममालिक में वही निसाब 6 साल का निसाब है।
ठीक है। और यहाँ जो आपके गैर मुल्की तलबा हैं, क्योंकि मेरी भी कुछ से मुलाकात वगैरह रही है, उन्हें उर्दू में परेशानी का सामना होता है, तो असातिज़ा के आपने तैयारी का और उनका एक कोई पूरा जैसे कहना चाहिए कि सिखाने का कोई निज़ाम बना रखा है कि ताकि, क्योंकि यहाँ के मकामी असातिज़ा यहाँ के तलबा को तो डील कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा फ़र्ज जैसे अरबी भी ना आती हो, जैसे उर्दू भी ना आती हो, अंग्रेज़ी भी ना आती हो, तो उसको कैसे आप लोग अकोमोडेट करते हैं? देखिए, बड़ा चैलेंज होता है हमें, और ये चैलेंज जो है मैं आपको बता नहीं सकता कि जब एक तालिब इल्म आता है, आप ये देखें एक थाई ज़बान बोलने वाला है, अब वो आता है तो वो कोई दूसरी ज़बान नहीं समझता, तो अब यहाँ पर आकर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसको उर्दू भी सिखाना और उसको अरबी सिखाना, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ाई अरबी में होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो टीचर्स हैं वो अरब ममालिक के हैं, यहाँ के मकामी कम हैं। हाँ, हमारे जो फॉरेन डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं, ठीक है, वो जैसे हमारे यहाँ जैसे एक बात निकली है तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे फ़िक़ा पढ़ाई जाती है, शाफ़ी फ़िक़ा पढ़ाई जाती है और मालिकी फ़िक़ा पढ़ाई जाती है, चारों फ़िक़ा पढ़ाई जाती है, तो हमारे यहाँ असातिज़ा भी उन्हीं ममालिक के हैं। फिर यानी श्रीलंका से हमारे उस्ताद हैं जो शाफ़ी फ़िक़ा पढ़ाते हैं, और इसी तरह जो है ना वो ट्यूनिस के असातिज़ा हैं, और इसी तरह मालिकी असातिज़ा हैं जो मालिकी फ़िक़ा पढ़ाते हैं, उन ममालिक के हैं। तो इसी तरह जो है ना जब ये तलबा आते हैं हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इन असातिज़ा के साथ उनको जोड़ देते हैं, और वो क्या करते हैं, हमने ये किया हुआ है कि हर मुल्क का एक मसूल बनाया हुआ है, एक ज़िम्मेदार। ठीक। तो वो ज़िम्मेदार जो है वो इस एतबार से वो एक उस मुल्क का ज़िम्मेदार होता है। जैसे थाईलैंड का एक उस्ताद है, उसका हमने एक ज़िम्मेदार बना दिया जी। अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसको हर एतबार से उसके तालीमी निज़ाम को देखना और उसके इंतज़ामी मामलात को भी देखना, उसको जो परेशानी है उन मामलात को भी देखना, और उनके मुल्क के जो मसाइल हैं जो उन तलबा के जिनको तलबा को आना है, उन मुल्क के मसाइल को भी वो मसूल देख रहा होता है जी। तो जब वो तालिब इल्म यहाँ पर आता है तो हम बाकायदा उनको 1 साल 6 महीने उनको बाकायदा उर्दू सिखाते हैं, या अगर वो उर्दू के अंदर दिलचस्पी नहीं रखता तो हम 1 साल मुकम्मल उसको अरबी सिखाते हैं। ठीक। तो उर्दू जो है वहीं पर रहकर और वहीं पर कमरों, ज़ाहिर बात है कि कमरों के अंदर सब मखलूत रहते हैं, तो वहीं कमरों में रहकर या आपस में ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बाहर जाते हैं पाकिस्तान में, तो इन्वायरमेंट जो है ना उनको पाकिस्तान का जो माहौल जो है ना वो उनको उर्दू भी सिखा देता है। तो मदरसे के अंदर पढ़ाई अरबी में होती है, तो 1 साल में वो अरबी सीख जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी जो कंटिन्यूसली उनकी मुकम्मल अरबी चल रही होती है, तो अरबियत के अंदर उनकी पूरा दरस निज़ामी मुकम्मल हो जाता है। ठीक है। आपके यहाँ माशाल्लाह तालबात भी मौजूद हैं और बैरून मुल्क से आई हुई तालबात की भी एक बड़ी तादाद है, तो तालबात का जो शोबा है उसे बिल्कुल आप लोगों ने सेपरेट रख रखा है, या बहुत सारी चीज़ें मर्द असातिज़ा की सुपरविज़न में चल रही होती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, या ख़वातीन ही मुकम्मल वहाँ पे टीचिंग का जो सिलसिला है उसको करती हैं, इसके मुतालिक भी कुछ बताएं। देखिए, ख़वातीन अंदर जो बनात के जो मसाइल हैं ना, गर्ल्स सेक्शन के अंदर के जो मसाइल हैं इंटरनली, वो सारी ख़वातीन ही देख रही होती हैं। अच्छा, उसमें हमने फिर एक शूरा बनाई हुई है, और उस शूरा में जो है ना वो हम बाकायदा जो डिसीजन होते हैं, जो फ़ैसले होते हैं, हम उनकी राय पर, उन ख़वातीन की राय पर डिसीजन जो है ना वो हमारी जो शूरा बनी हुई है वो शूरा ले रही होती है। उसमें ख़वातीन पर मुश्तमिल भी शूरा है, उसमें मर्द हज़रात भी हैं, तो वो मिलकर जो है ना वो हम उसके फ़ैसले ले रहे होते हैं। तो बेसिकली अंदर जो है इंटरनली सारी ख़वातीन अंदर चला रही होती हैं, और उसमें हमने चाहे वो इंतज़ामी मामलात हो चाहे तालीमी मामलात हो, उसमें तमाम शोबों के अंदर उनके मसूलीन और ज़िम्मेदार बनाए हुए हैं जो इन तमाम मामलात को देख रही होती हैं वो ख़वातीन। ठीक है। एक तालबा है जिसका ताल्लुक़ कनाडा से है या अमेरिका से है, और वो आना चाहती हैं कि जी मैंने 4 साल का कोर्स यहाँ करना है, तो वो अकेली भी आ सकती हैं या ज़रूरी है कि उनका कोई अजीज़, कोई रिलेटिव साथ हो या यहाँ पे मुकीम हो, कोई इसकी शर्त है? नहीं, कोई शर्त नहीं है। उनके रिलेटिव इसी तरह आते, रिलेटिव्स आते हैं और वो आकर उनके रिश्तेदार, उनके वालिदैन वो बनात में छोड़कर चले जाते हैं। उनकी अकोमोडेशन यहीं पर होती है और वो बाकायदा यहाँ पर पढ़ती रहती हैं, और तकरीबन 25 ममालिक की तालिबात भी ज़ेर तालीम हैं। अभी इस वक्त करंटली जर्मनी की बच्चियाँ हैं, कंबोडिया की बच्चियाँ हैं, और इसी तरह जापान की हैं, ऑस्ट्रेलिया की हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक की बच्चियाँ हमारे यहाँ हैं। तो उनके वालिदैन आते हैं, बल्कि बाज़ वालिदैन ने तो यही हमारे इदारे के अंदर ही फ़्लैट्स बने हुए हैं जी, तो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो अपार्टमेंट्स उन्होंने जो है ना किराए पर लिए हुए, तो वो वहाँ पर रहते हैं ख़ुद भी,
और वहीं पर जो है ना उनके बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं और वालिदैन ख़ुद भी पढ़ रहे होते हैं। जी जी माशाल्लाह। और अच्छा, इसमें एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि इंसान जहाँ भी चला जाए उसे जायकों की तलाश ज़रूर होती है। जी जी। अब आपके पास कोई जापान से आया हुआ है, कोई थाईलैंड से आया हुआ है, अब यहाँ के चटपटे खाने अगर हमने उनको खिला दिए तो उनको तो उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लोगों के पास कोई निज़ाम है? जी बिल्कुल, हम भी बड़ा इंजॉय करते हैं। देखिए ये जो एक पूरा एक ग्लोबल विलेज है ना, जी जी, पूरा एक ग्लोबल विलेज है, हम भी बड़ा इंजॉय करते हैं इन तलबा से। ये तलबा क्या करते हैं कि हर मुल्क के तालिब इल्म अपने अपना खाना बनाते हैं। अच्छा। और अपने मुल्क का खाना होता है। ठीक है। तो होता ये है कि और फिर बसा औक़ात जब हमारे यहाँ जो फुसहा होती है, यानी जिसको कहते हैं कि ब्रेक टाइम जब होता है हमारा, तो ये तलबा क्या करते हैं कि अपने मुल्कों का खाना बनाकर जो है ना उन्होंने रखा हुआ होता है, और किसी को भी ख़रीदना हो तो वहाँ पर हमने जगहें बनाई हुई हैं, वहाँ पर बाकायदा वो रख कर चले जाते हैं, अपने क्लासों में बैठते नहीं हैं वहाँ पर। ठीक है। वो रख कर चले जाते हैं, और उनके मुल्क का किसी को जो है ना, थाईलैंड का मिसाल के तौर पर मुझे खाना खाना है, दिल चाह रहा है मेरा खाना खाने का, तो मैं जाऊँगा वहाँ पर, बॉक्स बना हुआ रखा हुआ होगा, और वहाँ पर जो है ना एक जो है ना बॉक्स रखा हुआ होगा पैसे डालने का, तो वो खाने का बॉक्स में उठा लूँगा, और जहाँ पैसे डालने का जो बॉक्स है उसमें पैसे डाल दूँगा, और वो तालिब इल्म जो है ना वो अपना क्लास में ही होता है, तो वो खाना लेकर जो है ना मैं आराम से, मुझे थाई फूड खाना है वो मैं खा लूँगा। इसी तरह जापानी तालिब इल्म है, वो जापानी खाना बनाकर इस तरह करते हैं। इसी तरह जो है ना वो कम्बोडियंस है, वो अपना कम्बोडियन खाना, फिर अफ्रीका के ममालिक है। तो ये एक बड़ी एक बेहतरीन किस्म की डाइवर्सिटी, एक तनव्वु है। जी जी। तो बड़ा मज़ा आता है कि मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ खाने वो बैठ कर, और फिर उन तलबा को, उन ममालिक के तलबा को मज़ा आ रहा होता है कि हम पाकिस्तान में आकर बिरयानी खा रहे हों, नहारी खा रहे हों, और इसी तरह जो है ना पाकिस्तान के जो कबाब हैं, इस तरह रोल वगैरह, तो वो भी फिर यहाँ पराठा चाय और इससे बड़े इंजॉय कर रहे होते हैं। तो एक बड़ा बेहतरीन हमारा ये जो एक पूरी एक फैमिली सी बनी हुई, जेबी फैमिली, तो हम इसको यही कहते हैं कि हमारा ये जेबी फैमिली, यानी जामे बनूरिया की एक पूरी फैमिली है हम लोग, माशाल्लाह। तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं, एक फैमिली की तरह रहते हैं। बिल्कुल। और हमारा तलबा से ऐसा रब्त होता है कि मैं ख़ुद तलबा के साथ घूमने के लिए एक मरतबा पूरे मुल्क का एक सफ़र करता हूँ। जैसे अभी मैं सवात गया हुआ था, तो बाकायदा तलबा के साथ एक रब्त रखने के लिए, ताकि उनको एहसास ना हो कि वो घर से दूर हैं, तो मैं ख़ुद उनके साथ जाकर सफ़र करता हूँ, जाकर उनके माउंटेन पे जा रहे हैं, कहीं पर जो है ना वो बर्फ़ की चादर बिछी हुई, वहाँ पर जाकर उनके साथ खेल रहे हैं, और उससे ये होता है कि पाकिस्तान भी वो एक्सप्लोर करते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत भी उनके दिल में आती है, और फिर हम एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं एक दूसरे को। ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है कि बेचारे तलबा प्रेशर में ही रहें कि मोहतमिम साहब साथ हैं तो हर अमल जो है वो फूक के होना चाहिए? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। तलबा के साथ बहुत ही हम एक फ्रेंकली और एक जैसा होना चाहिए एक उस्ताद को, एक के बिल्कुल मजाक, हंसी मजाक, और फिर सफ़र में काफ़ी तरबियत का मौका मिलता है, तो साथ साथ तरबियत भी साथ चल रही होती है, तो बड़ा एक अच्छा, एक बेहतरीन एक इन्वायरमेंट बन जाता है, जिसकी वजह से जो है ना तलबा भी, बल्कि तलबा में बड़ी क़ुर्बत आ जाती है हमारी, और आपस में बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती है, और बड़े खुशी खुशी तलबा जो है ना वो खेल भी साथ रहे होते हैं, खा भी साथ रहे होते हैं, और इसी तरह सो भी उधर ही साथ रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो आप वहीं सोते हैं जहाँ पे बच्चे सोते हैं? बिल्कुल, उनके साथ ही। अलग रूम तो ले सकते हैं आप? नहीं, मुझे अलग रूम मज़ा ही नहीं आएगा। जब मेरे तलबा यहाँ पर हो और मैं अलग हूँ, ये कैसे हो सकता है? मेरा खुद ज़मीर इस बात का गवारा नहीं करता। ठीक है। अच्छा, आखिरी बात नमान भाई, इसमें ये ज़रूर है कि आपने जो ये एक बात मुझे बताई कि खाना बना हुआ रखा है, आप जी वो बॉक्स उठा लें और पैसे डाल दें, तो ऐसा अगर आप बनौरिया के दरवाजे से बाहर निकल रहे हो तो नहीं नज़र आता कि सामान तो चला जाएगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता। तो ये मेंटेन करने के लिए बताइएगा कि कैसे ये वही लोग हैं जो बाहर भी हैं, वही लोग अंदर भी हैं, लेकिन ये अंदर वालों का अमल इतना चेंज। देखिए, मैं आपको अजीब बात बताऊँ जी, क्योंकि मैं तो डील कर रहा होता हूँ ना 53 ममालिक के तलबा को जी। आप यकीन जानिए कि ये तलबा जो बाहर मुल्क से आते हैं जी, इतने सच्चे होते हैं, अपने वादे के पक्के होते हैं, और अपने टाइम के पाबंद होते हैं। मैं यकीन करें कि इतने प्यारे बच्चे मैंने नहीं देखे, अल्लाह। और मैं आपको बता नहीं सकता कि
मुझे मतलब अपने बच्चों से ज़्यादा उनसे मोहब्बत है माशाल्लाह। मैं आप शायद फील ना कर रहे हो, मेरी कैफियत ऐसी मैं आपको बता नहीं सकता कि ये अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, अपने वालिदैन को छोड़ा, अपने अजीज़ व क़ारिब को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा और सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा, जवानी का वो हिस्सा मुझे दे रहे हैं कि जो बिल्कुल शबाब है। और यहाँ पर वो कहीं और भी जा सकते थे, किसी दूसरे कामों में भी लग सकते थे। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि मैं इनको ऐसा माहौल दूँ। और फिर ये माशाल्लाह इतने अच्छे तलबा हैं कि सच्चे, मैंने जैसे आपको बताया, झूठ नहीं बोलते। कभी ऐसा होता है, बल्कि मैं आपको अजीब बात बताऊं कि छुट्टी भी लेनी होती है ना जी, तो हमें ये नहीं करना पड़ता कि वो कहते हैं कि भाई मुझे बुखार हो रहा है तो कहते हैं हमारे यहाँ तो ये होता है कि भाई छुट्टी झूठ बोलकर कहीं इधर से छुट्टी सर में दर्द हो गया जी, बस हाँ सर में दर्द हो गया। तो ये तलबा ऐसे हैं कि वो साफ साफ बता देते कि भाई मैंने छुट्टी इस वजह से की थी। ठीक है, साफ साफ बता देते कि मैंने छुट्टी इस वजह, मैं बीमार, कोई ऐसी बीमारी नहीं, मैं छुट्टी इस वजह से मैं सुस्ती आ रही थी इसलिए क्लास में मैं नहीं आया। तो हम फिर यानी इस तरह मैं आपको बताया कि इस तरह वो उतने सच्चे होते हैं हमारे तलबा। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो माहौल का और दीनी माहौल के जो असरात हैं वो इस तरह नज़र आते हैं कि किसी छोटे से दर्जे के ऊपर भी झूठ का सहारा नहीं लिया जाता। नौमान भाई बिल्कुल बातें तो इतनी सारी हैं जो करने का दिल चाह रहा है, लेकिन वक्त का दामन तंग है। इख्तितामी लम्हात में मैं बस आपसे गुजारिश करूँगा कि मुल्क का नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल भी है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो 60% आबादी नौजवानों की है, क्या मैसेज देंगे उन नौजवानों को? देखिए, सबसे पहला मैसेज मैं अपने नौजवानों को ये दूंगा, देखिए कि अफवाहों पर और गलत ख़बरों पर कभी भी यकीन न रखें जी। अभी सबसे बड़ा अलमिया हमारा ये है कि हमारे सोशल मीडिया पर जो इधर उधर की अला बला, इधर उधर की जो चीज़ें आ रही हैं, रूमर्स आ रही हैं और ख़बरें आ रही हैं गलत, एक दूसरे को बुरा भला कहना, ये सारी चीज़ें, मैं खुदारा मैं हाथ जोड़कर कहूँगा कि सोशल मीडिया की ख़बरों पर क़तन यकीन न रखें जब तक कि आपके पास कोई सही ख़बर और सही सोर्स से आपको ना पहुँचे। बिल्कुल। और अगर आपको सही सोर्स से नहीं पहुँची तो आप उस सोर्स तक पहुँचने की कोशिश कीजिए। तो मैं ये कहूँगा कि आजकल हमारे नौजवानों के अंदर ये आम है, ये बात, ये गलती आम है कि वो सोशल मीडिया की बातों पर बाकायदा जहन भी बना रहे होते हैं, तज्जिया भी कर रहे होते हैं, तबसरे भी कर रहे होते हैं। बल्कि नौजवान नहीं, बल्कि हमारा हर आदमी इसी तरह कर रहा है जो भी सोशल मीडिया पर है। तो सबसे पहली बात कि गलत इन्फॉर्मेशन पर जो है ना कोई अपना रवैया, कोई गलत रवैया इख्तियार ना करें। दूसरे नंबर पर नौजवानों से गुजारिश ये है कि देखें कि आप लोग हमारे मुल्क का असासा हैं, आप लोग हमारे मुल्क का सरमाया हैं, अपने वक्त को ज़ाया मत कीजिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये अलमिया है कि हम रोज़ाना के एतबार से टाइम मैनेज ना होने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से रोज़ाना हम अपना कितना वक्त मोबाइलों पर ज़ाया करके और कितना वक्त जो है वो हम सोशल मीडिया के नज़र करके और कितना वक्त जो है ना हम अपनी गलत गैदरिंग के अंदर बाहर जो दोस्तों की गैदरिंग है उसमें वक्त को इतना ज़ाया करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क जो है ना वो तरक्की नहीं कर पा रहा। तो हमें ये चाहिए कि अपने वक्त की कदर करें और वक्त की कदर करते हुए अपने वक्त को कीमती बनाएं, क्योंकि वक्त ही आपका सबसे बड़ा सरमाया है। बिल्कुल। लिहाजा अपने वक्त को ज़ाया किए बगैर किसी काम के अंदर अपने आप को लगाएं। बिल्कुल। ये तीसरी चीज़ है कि अपने आप को काम के साथ जोड़ें, बगैर काम के आप ना बैठें, क्योंकि होता ये है कि बगैर काम के बैठने से और इसी तरह वक्त को ज़ाया करने की वजह से आदमी जो है ना वो बेकार हो जाता है। बिल्कुल। तो लिहाजा अपने लिए काम ढूंढें, काम ढूंढ कर कुछ करें इस मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, और इसी तरीके से अपने तमाम नौजवानों के लिए और सब के लिए जो है ना आप कुछ करें। और ये फ़िक्र और ये दर्द आपके अंदर होना चाहिए कि मैं कुछ कर कर इस दुनिया से जाऊं। बिल्कुल। बगैर कुछ किए मैं जाऊंगा तो मेरे और जानवर में क्या फ़र्क होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मौलाना नौमान नईम साहब, आपने बहुत खूबसूरत नसीहतें फरमाई। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।